छतरपुर में हुए श्रद्धा वालकर की केस ने पूरे राजधानी में सनसनी मचाकर रख दी। दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे संसार को संसार करके रख दिया। आज के वीडियो में हम भी इसी मर्डर केस के बारे में बात करेंगे और आप भी जब इस पूरे कहानी को सुनोगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा 1 मिनट के लिए। श्रद्धा मर्डर केस की कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर साल 2018। उस समय की बात है जब श्रद्धा 25 साल की थी और आफ्ताब 27 साल का था। दोनों एक ही कॉल सेंटर में काम करते। दोनों की दोस्ती हुई, फिर एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दिया। श्रद्धा की माता पिता 2016 से ही अलग रह रहे। माँ के साथ श्रद्धा और उसके एक भाई रहता था और वहीं पे पिता अपने माँ के साथ अलग रहता था। श्रद्धा से आफ्ताब ने इमोशनल वाली दोस्ती और दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम लिविंग पार्टनर की तरह रहेंगे। और साल 2019 की बात है जब दोनों एक साथ रहने लगे। इसके लिए उन्होंने एक मुंबई में फ्लैट लिया, वहीं पे रहना शुरू कर दिया और इसका विरोध श्रद्धा के माता पिता दोनों ने किया पर किसी का बात न सुनी। तब उस समय श्रद्धा ने एक बात माँ से कही थी, माँ मैं 25 साल की हो गई, अब मेरा डिसीजन लेना मेरा खुद का अधिकार है और मुझे अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार है और मैं आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ। और जाते वक्त उन्होंने एक इमोशनल वाली बात कर दी। उन्होंने कहा कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं, यहाँ आप ध्यान से सुन लीजिए। और यही बात करके श्रद्धा सामान लेकर जाने लगी, लेकिन उसके माँ बाप ने काफी रोकने की कोशिश, लेकिन श्रद्धा किसी का बात एक न सुनी। और इधर श्रद्धा के माता पिता को अपडेट व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अपडेट मिलता रहा और इस तरह से 1 साल बीत गया और श्रद्धा की माँ सुमन परेशान होने लगी। और आखिरकार 23 जनवरी 2020 को सुमन की मौत हो। तब वहाँ पे आखिरी बार श्रद्धा और उसके पिता आए, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं हुई। फिर श्रद्धा की माता की मौत के 15 दिन बाद पिता से बात होती है श्रद्धा के। उसमें श्रद्धा बताती है कि आफ्ताब मुझे परेशान करता है और इसका विरोध करने पर श्रद्धा से माफी मांगने लगा आफ्ताब। इसके बाद श्रद्धा मान गई और फिर से दोनों साथ रहने लगे। पुलिस को पता चला कि 8 मई 2022 को दोनों मुंबई से दिल्ली आए। उन्होंने पहाड़गंज के एक होटल में रुके थे, उसके बाद उन्होंने हॉस्टल में रुका कुछ दिन, उसके बाद दोस्त के घर पे कुछ दिन रुके और वहीं से गूगल से लोकेशन पता करके उन्होंने एक छतरपुर में कमरा लिया। और कमरा लेने के 10 दिन बाद ही श्रद्धा की मौत हो गई। और जब श्रद्धा की मौत हो गई तो उसकी लाश 24 घंटा तक उसने बाथरूम में रखा। अब वो सोच रहा था लाश को कैसे ठिकाना लगाया जा रहा है, क्योंकि ठिकाना लगाना तो जरूरी था, लेकिन आफ्ताब घर से बाहर लाश को ले कैसे जाता। ना उसके पास कार था, ना ही कोई ऐसा दोस्त था जो कि उसका हेल्प कर। तो उसके बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, इस लाश को टुकड़े टुकड़े करके दिन पे दिन फेंक देंगे बाहर। तो इसलिए उसने सोचा कि इस लाश को टुकड़े करके ठिकाना लगाया जाए। अब ऐसा करने के लिए उसने पुराने फूड ब्लॉगर वाले तरीका अपनाया। मार्केट में जाके सबसे पहले उसने एक आरी खरीदी, उसके बाद 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा और उसके साथ साथ आफ्ताब ने कई रूम फ्रेशनर लाया जिससे काटने के बाद बदबू ना फैले घर में। और ये सब लाने के बाद आफ्ताब बाथरूम में जाता, उसके बाद लाश के कई टुकड़े करता है और हाथ पैर को तो दर्जनों में काटा। उसके बाद उसने क्या किया, एक थैली में उसको पैक करके फ्रिज में डाल दिया और उसके बाद वो बार बार कमरे में रूम फ्रेशनर का यूज करता रहा ताकि बदबू ना आए। और उसने ऐसा 18 दिन तक किया, यानी कि 5 जून तक श्रद्धा की लाश को ठिकाना लगाता रहा। और यहाँ से वो रोजाना सबको बैग में डालकर महरौली के जंगल में फेंक देता। और एक और बात है, जब तक उसने घर में लाश रखा ना तब तक उसने ऑनलाइन जोमेटो से फूड मंगवा कर खाया। वो खाना के साथ साथ अगर उसे चाय भी पीना होता था तो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करता था ताकि किसी बगल वाले को शक ना हो। जी हाँ, इस बीच पिछले कुछ महीनों से पिता से श्रद्धा की बात नहीं हो रही थी और ना ही फेसबुक पे कोई अपडेट आ रहा था और ना ही व्हाट्सएप पे आ रहा था। इससे पिता और परेशान हो गए क्योंकि पिता तो व्हाट्सएप और फेसबुक से ही अपडेट लेते रहते। लेकिन ऐसा नहीं होने से उन्होंने अपने बेटे को फोन किया कि श्रद्धा से बात हुई है पिछले कुछ महीनों में। उसके भाई ने भी यही किया कि पिछले कुछ महीनों से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उसने एक उसके कॉमन दोस्त का नंबर दिया। उसके बाद पिता ने जब उस लड़की को फोन किया तो उस लड़की ने कहा पिछले कुछ महीने से फोन पे तो बात नहीं हुई लेकिन चैट पे हुई है। और तब शक और बढ़ता गया दिन पे दिन और पिता को लगने लगा कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ। इसके बाद पिता ने मुंबई में गुमशुदगी की केस दर्ज करवाया और उसके बाद इसी 8 नवंबर को दिल्ली में कंप्लेन किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सर्विस लॉन्च की मदद लेके इस केस का खुलासा किया। क्योंकि 19 मई से ही श्रद्धा की फोन बंद आ रहा है तो पिता का शक था कि श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी आफ्ताब पे, लेकिन आफ्ताब उसका सिर्फ फायदा उठाना चाहता था, इसीलिए उसने मार दिया उसे। इसके बाद आफ्ताब उसी कमरे में रहा और कॉल सेंटर में काम करने लगा। उसके बाद उसने कई लड़की से प्यार भी किए, उसको कमरे पे भी ला रहा था और पिछले कुछ महीनों से, लेकिन किसी को भी कभी भी शक नहीं। लगभग श्रद्धा की मर्डर के 1 महीने बाद
आफ्ताब ने अपने कमरे पे एक लड़की को लाया था और इस लड़की की भी दोस्ती डेटिंग ऐप के जरिए हुआ था और दोनों घर के अंदर मौज मस्ती में रह रहे थे। आरोपी ने एक और खुलासा किया, जब वो लड़की घर पे आई तो उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ, फ्रिज में सब रखा हुआ है और जब जांच हुआ तो उसमें पता चला कि आफ्ताब ने सबको कई टुकड़े में अलग अलग जगहों पे रखा था। कहीं पे किचन में रख दिया था, किसी कबाड़ में रखा था और फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद बार बार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर रहा था, अगरबत्ती जला रहा था कि थोड़ा भी बदबू ना आए और बाहर वाले को बिल्कुल भी शक ना हो। और जब आफ्ताब ने सबको टुकड़े किया था तब उसमें से जो खून निकला था उसको साफ करने के लिए उसने एसिड का इस्तेमाल किया। कई बार उसने फर्श को साफ किया ताकि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा घटना हो तो जांच एजेंसी को बिल्कुल भी पता न चले। आफ्ताब ने खुलासा किया, जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो आफ्ताब उसके छाती पे बैठ और उसके बाद वो गला दबा दिया। उसके तुरंत ही बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद श्रद्धा की लाश को सबसे पहले उसने जाकर बाथरूम में रख दिया। और आफ्ताब की जब पुलिस से बात हुई तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहा था। वो बोल रहा था यस आई किल्ड हर, यस आई किल्ड हर। जांच में पता चला जो फर्श पर एसिड इस्तेमाल किया तो उसने गूगल पे सर्च किया था कि फर्श को कैसे साफ करें और उसने यहाँ तक गूगल पे सर्च किया था कि बॉडी को किस तरीके से काटा जाए। और जो श्रद्धा के कपड़े खून से लथपथ था उन्होंने एक पॉलीथीन में पैक किया और चलती वैन में उसने जाकर फेंक दिया। हिमाचल में आफ्ताब को एक बद्री नाम का व्यक्ति मिलता है। बद्री खुद छतरपुर के इलाके में रहता है और उसी ने सजेस्ट किया था आफ्ताब को कि छतरपुर में रहने के लिए और उसी का बात मानकर दोनों छतरपुर में रहना शुरू कर दिए। लेकिन ये सब जानने के बाद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आफ्ताब अमीन पुणे वाला है कौन। आफ्ताब अमीन पुणे वाला मुंबई का रहने वाला है, साथ ही एक बेहतरीन शेफ है। आफ्ताब ने मुंबई की नामी कॉलेज एलिस रहेजा से उन्होंने मैनेजमेंट स्टडी किया है। आफ्ताब को फूड ब्लॉगिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसी के कारण उसने अपना एक वेबसाइट बनाया था और इस वेबसाइट का नाम है हंग्री चोको। और जब आप इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखोगे तो आप देखते ही चौंक जाओगे। जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है तो पुलिस को आए दिन एक पे एक बड़े सुराग मिलते जा रहे हैं। लेकिन श्रद्धा केस में सबूत जुटाने वाले पुलिस की एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली पुलिस के सामने जो हत्याकांड का कबूलनामा आफ्ताब ने किया है, आफ्ताब अपने बयान को पलट भी सकता है अदालत में, तो इसी बात को ध्यान में रखना है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड के मामले में आफ्ताब को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि आफ्ताब ने अपना कबूलनामा कर लिया। लेकिन श्रद्धा केस में सबूत जुटाना और अदालत में मजबूती से पेश करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के सामने। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को आफ्ताब ने कई जगहों पे फेंका। बॉडी पार्ट्स के बरामदगी पे दिल्ली पुलिस को कुछ हड्डियां मिली, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस यकीन के साथ तो बिल्कुल नहीं कह सकती। लेकिन दोस्तों, ऐसे में दिल्ली पुलिस कैसे सबूत को इकट्ठा करेगी, ये तो देखने वाली बात है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज निकाली, लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि क्या 6 महीने पुरानी वाली सीसीटीवी में डाटा स्टोर रहती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने कई ऐसी चुनौतियां, लेकिन इन सब चुनौतियां से दिल्ली पुलिस को निपटना पड़ेगा और इस सब मामले में दिल्ली पुलिस को एक मजबूत गवाह अदालत में पेश करना पड़ेगा ताकि श्रद्धा के परिवार और श्रद्धा को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, जब मैं इस खबर को सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मैं तभी डिसाइड किया कि इस पे तो वीडियो जरूर बनाऊंगा और मैं देश के लोगों को जागरूक करूंगा ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति एक बार ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। और मैं भारत की अदालत से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे मामले को अगर सब सबूत है तो तुरंत फांसी के सजा दिया जाए। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो हमारे अदालत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आप दिल्ली में देखें निर्भया कांड को, जो कि 2012 में हुआ, उसके बाद 2020 में जाके इंसाफ मिला था। लेकिन सरकार और अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला ले और आरोपी को तुरंत फांसी दे अगर सभी सबूत मिल गए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।